छायावादी कविता की आत्मीयता, प्रकृति प्रेम, सौंदर्य भावना, संवेदनशीलता, अथक जिज्ञासा, जीवन की लालसा, उच्चतर जीवन की आकांक्षा और इन सब के लिए संघर्ष करने की अनवरत प्रेरणा छायावादी कविता का स्थायी संदेश है। छायावाद हमें रसमग्न करके निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सचेतन करके सक्रिय बनाता है। वह हमारी भावनाओं को व्यापक, अनुभूति को गहरी और भावों को परिष्कृत और परिवर्तित करता है। पंत की कविता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मोल लोगी मोल, तरल तुहिन वन का उल्लास, लोगी मोल लोगी मोल, फैल गई मधुर ऋतु की ज्वाल, जल जल उठती वन की डाल, कोकिल के कुछ कोमल बोल, लोगी मोल लोगी मोल। उमड़ पड़ा पावस प्रतिप्रोत, फूट रहे नव नव जल स्रोत, जीवन की लहरें लोल, लोगी मोल लोगी मोल। छायावाद हिंदी साहित्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका जन्म हमारे साहित्य की विशेष सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों में हुआ और फिर विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण इसका पर्यवसान भी हो गया। पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी ने प्रेम, सौंदर्य, वैयक्तिकता और आदर्शवाद के 4 सुदृढ़ पक्ष प्रस्तुत किए। परिवर्तन की हवा उन्हीं के समय प्रवाहित होने लगी थी। मरकत घट में मणिक मंदिर, सुधा भर जीवित माँ धरती, तुझको करता जीवन अभिषेकित, जीवन ईश्वर विचरण करता, तुझे दिखेगा फिर जन्मभू पर, सिद्ध अखंड रसमय लय, दिखेंगी अक्षर अक्षर, मनुज प्रीति की सुधा पान कर, मुग्ध विश्वजन धरा स्वर्ग में, निर्माण करेंगे सृजन प्राण मन। किसी ने कहा है, ताजी हवा पाने के उत्साह में कुछ खिड़कियां टूटती ही हैं। उसी तरह काव्यात्मक आवेग में जीवन के कुछ पहलू छूट जाते हैं। छायावाद ऐसा ही आवेग था, जिसमें जीवन के कुछ पक्ष छूट गए। इस आवेग का कारण उसका व्यक्तिवाद है। इस व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने ही उसका संपर्क व्यापक जनजीवन से भलीभांति न जुड़ने दिया। उस जनजीवन से जो युग युग के साहित्य, कला और संस्कृति को अपने अक्षय स्रोत से उत्पन्न और विकसित करता आ रहा है। छायावाद की सीमाएं भावी काव्य के उसी अक्षत स्रोत से संपर्क स्थापित करने का संदेश देती हैं। प्रगतिशील साहित्य उसी संदेश की पुकार है। नव्य छायावादी कवियों की वैयक्तिक कुंठा, अवसाद तथा आशा निराशा के धूप छाई रंगों में राष्ट्रीयता और साम्य की कोमल रश्मियों को बिखरने वाले दिनकर जी आधुनिक हिंदी साहित्य में सूर्य माने जाते हैं। दिनकर की रचना यात्रा, रेणुका, रश्मि रथी, हुंकार, सामधेनी, कलिंग विजय, मेरे स्वदेश, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी तथा परशुराम की प्रतीक्षा से लेकर धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, बापू, हारे को हरिनाम से लेकर इतिहास के आंसू तक स्थित हैं। छायावादोत्तर कवियों में दिनकर मूर्धन्य पर हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में हूँ। छायावाद की व्यंजनात्मक उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने भाव विचार के क्षेत्र में अपनी नई भूमिका प्रस्तुत की। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, माँ के किरीट पर यह वार हुआ है, अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। गरजो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भात समुद्र के लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनार और लाटों पर, झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असी की उद्दाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को, साहसी शूर रस के उस मत वाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद वाले को। पर्वपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को विध्वंस नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। दिनकर काव्य के मुख्य 2 स्वर हैं, प्रथम राष्ट्रीयता और दूसरा रागात्मिका। अपने अग्रज छायावादी कवियों के समान दिनकर को भी काल्पनिक जगत के निर्माण में यथेष्ट सफलता मिली है।
छायावादी कवियों की भांति नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं रहस्यवादी अनुभूतियों से पूर्ण कविताएं दिनकर ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त की हैं। उर्वशी महाकाव्य में उर्वशी और पुरुरवा के प्रेम के अनेक मनोहारी चित्र दिनकर ने अंकित किए हैं। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की बहनी मुझको शांति से जीने ही ना देगी। हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा को हाथ में धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह सुधा, मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र का ज्यों ही लगाता अधर हूँ, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल के से नाद आता, अभी तक भी न समझा। दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूट गिरती हैं उमंगे, बाहुओं का पाश शिथिल हो जाता है। उर्वशी में प्रेम के ही मान्य स्वरूप के भीतर प्रविष्ट होकर उसकी आंतरिकता और सूक्ष्म संवेदनाओं को उभारा गया है और कहीं कहीं उसे एक आध्यात्मिक भंगिमा भी देने का प्रयत्न किया गया है। इन अनुभूतियों और संवेदनाओं की व्यंजना के लिए जिन बिंबों का सहारा लिया गया है वे कहीं तो बड़े पारंपरिक हैं और कहीं रूप सौंदर्य व्यंजित करने के लिए गूढ़ शब्दावली ग्रहण की गई है। अब कामायनी के मनु की प्रेम व्यंजना भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं तुम्हारा हो रहा हूँ यही दृढ़ विचार, चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार। मधु बरसती विधु किरण है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। तुम समीप अधीर इतने आज क्यों हो प्राण, छक रहा है किस रवि से तृप्त होकर प्राण। दिनकर की कविता में नारी सौंदर्य के सुंदर चित्र भी अपनी पूरी स्वाभाविकता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। मैं रूप रंग गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता। तलातल अतल वितल पाताल लोक, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांकुश में प्रदीप्त। सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर नहीं प्रिया। मैं केवल अप्सरा, विश्व की अतृप्त इच्छा, सागर से समुद्रभूत। दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीयता के विभिन्न स्तर हैं। दिनकर ने तीव्र देश प्रेम की भावना से युक्त कविताएं लिखी हैं। उन्होंने पुरातन इतिहास के गुण गाते हुए आधुनिकता को भी स्वीकार किया है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी द्वंद्व गीत में इतिहास और आधुनिकता के मिले जुले स्वर सुनाई देते हैं। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुष्य को, मनुज ही मारता फिरता मनुष्य को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, अकेली सर्पिणी ही हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सधर्म को वह। दिनकर के काव्य का शक्ति केंद्र राष्ट्र प्रेम है। अपने युग की समस्त वेदना को काव्य रूप में दिनकर ने हम तक पहुंचाया है। हिमालय, नई दिल्ली, तांडव, दिगंबरी, हाहाकार, त्रिपथगा और अनल कीर्त जैसी कविताएं लिखकर दिनकर ने अपने राष्ट्रीय रूप का, अपने देश प्रेम का परिचय दिया है। ये कविताएं जनता को झकझोर डालती हैं। सन 42 का आंदोलन जब दबने लगा था तब उन्होंने आग की भीख नामक ज्वलंत कविता लिखी। भारत की विवशता और उसकी आकुलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन दिनकर जी ने किया है। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का नारा दिया। राष्ट्रीय नेता जेल में बंद हो गए। दिनकर जी ने दिल्ली और मॉस्को नामक कविता में देश की व्यथा को व्यक्त किया। दहक रही मिट्टी स्वदेश की, खौल रहा गंगा का पानी। प्राचीरों में गरज रही है, जंजीरों में कसी जवानी। काव्य जब तक समस्त राष्ट्र की अव्यक्त पीड़ा का माध्यम नहीं बनता, उसे व्यक्त नहीं करता, उसे अभिव्यक्त करने में असहाय बनता है, तब तक जनता उसे सिर आंखों पर नहीं उठाती। परंतु कुरुक्षेत्र कविता को, उसके कवि को भी लोगों ने सर आंखों पर उठाया, क्योंकि वह तत्कालीन युग की पुकार थी। उसमें पराधीन भारत के क्रोध की अभिव्यक्ति अंगारों की तरह हुई। तत्कालीन युवकों की अदम्य उमंग और वीरता के भाव का अत्यंत ओजस्वी रूप उन्होंने हुंकार कविता में इस प्रकार व्यक्त किया है। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। दिनकर का बुलंद स्वर हिमालय कविता में ऐसे प्रस्फुटित हुआ है। तू मौन त्याग कर कर सिंहनाद, रे तपी आज तप न काल। नवयुग शंख ध्वनि जाग रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। 1947 में स्वतंत्रता तो मिली,
परंतु देश की विषम परिस्थिति कवि को चैन से नहीं रहने दे रही थी। अतः वह गा उठे, आगे बढ़ खड़ा खड़ा किसकी आशा में समय बिताता है, जिनकी थी आस बहुत तुझे वो चले गए तहखानों में। स्वराज प्राप्ति के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अत्याचार, नेताओं की स्वार्थ पूर्ति की लालसा और समाज की विषमताओं को मिटाने की आकांक्षा की। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। उनके काव्य में फैला ओज उनकी राष्ट्रीयता, चेतना और मानवता के उद्धार की भावना से युक्त होकर स्मरणीय बन गया है। अतः उन्हें निश्चित रूप से जनता का कवि कहा जा सकता है। जनतंत्र का जन्म काव्य में कवि ने स्पष्ट ही कह दिया है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सन 1959 में राष्ट्रीय सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया था। दिनकर की बहुचर्चित कविता पूरे आदर और गर्व के साथ आपको सुना रही हूँ। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ बड़ी लंबी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल, इसे एहसास नहीं, जब मानो तभी उतार सजा लो दोनों में। जनता अथवा कोई दूध मुही, जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बबंडर उठते हैं। जनता जब कोपा कुल हो ब्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के पथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महल की नींव उड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोको राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है।